So, Assalamu alaikum everyone. वालेकुम My सलाम। voice is clear. हाँ जी मैम। Um, So let's just start in a few minutes. और जो मैंने गूगल ग्राफ सेंड किए थे लिंक, उसको किसी ने देखा, एक्सप्लोर किया था? जी सर, आपने एक्सप्लोर किया था उसे? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। ईडीए का हम देख रहे थे, टाइटैनिक का, राइट? सो उसमें हम लोगों ने बाइवेरिएट एनालिसिस को देखा था। अब अगर let me share the screen. ओके, सो यहाँ पे हाँ, हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि हम लोगों ने पेयर प्लॉट बनाया और जितने भी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस थे उसमें उसने हमें एक ग्राफ बना के दे दिए थे, राइट? अब इस पेयर प्लॉट के अंदर हम लोगों ने कुछ एस्टिमेट्स के लगाए थे कि जैसे यहाँ पे एज का जो चल रहा है उसमें भी, जो अगर मैं सर्वाइव्ड का देखूँ तो ऑरेंज पोर्शन यानी जो वन वन को शो कर रहा है सर्वाइव में कि जो बच गए थे, ऑरेंज पोर्शन वो ज़रा ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही मैं 40 से ऑनवर्ड जा रही हूँ तो ये ऑरेंज पोर्शन की जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है, राइट? तो इससे मुझे ये आइडिया हो रहा था कि यंगर पीपल जो है वो ज़्यादा सर्वाइव किए हैं एज़ कम्पेयर टू द एजिड वन। इसी तरह से जब मैं देख रही थी फेयर का कॉलम, इस तरह से लाइक मैंने ये सारी चीज़ें को इनमें से कोई ना कोई पॉइंट निकालने की कोशिश कर रही थी, राइट? तो जैसे यहाँ पे हैं सर्वाइव्ड और फेयर, लाइक सर्वाइव्ड फेयर के कॉलम के लिहाज से या क्लास के कॉलम के लिहाज से देखने की कोशिश की थी, राइट? जैसे यहाँ पे पी क्लास का कॉलम है तो ऑरेंज वंस किस हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है? यानी अगर हायर क्लास है तो सर्वाइवल रेट अपेरेंटली ज़्यादा लग रहा है और जो लोअर क्लास है उससे कम। लेकिन इससे इतना ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं निकल रही पेयर प्लाट से। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फॉरवर्ड कि इससे भी अच्छी लाइक हमें इंसाइट्स कहाँ से मिल सकती है। हम अगर इसका यूनिवेरिएट एनालिसिस करके देखें तो यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या था कि अगर हम एक ही वेरिएबल को एनालाइज करें, राइट, तो उसे हम यूनिवेरिएट एनालिसिस कह रहे थे। तो जैसे मैं अब सर्वाइव्ड का फीचर जो था उसी का काउंट कार्ड ले लिया ताकि मुझे आइडिया हो कि टोटल जो रेशियो बनती है वो कितनी है विजुअली विजुअली अगर मैं देखूं। तो सर्वाइव के कॉलम में ऑलमोस्ट लाइक जो 500 से अबव, लाइक ऑलमोस्ट 550 जो पैसेंजर्स थे वो सर्वाइव नहीं किए। ओके, जबकि जो सर्वाइव किए थे वो ऑलमोस्ट 350 तक है, राइट? सो ये मुझे ओवरऑल पता चल रहा है इससे। मतलब मैंने एक काउंट प्लॉट ड्रा कर लिया। काउंट प्लॉट मैंने क्यों ड्रा किया सर्वाइव का? मैं बार प्लॉट भी ड्रा कर सकती थी।
जी, मैंने इसमें अकाउंट प्लाट ड्रॉ किया है। तो इसमें क्या मैं मतलब दूसरे जो प्लॉट्स हैं वो प्रेफरेबली ड्रॉ कर सकती थी? क्योंकि देखें, सर्वाइव्ड का जो कॉलम है वो कैटेगोरिकल था, वी नो दैट। तो कैटेगरीज को अगर मैं प्लॉट कर रही हूँ तो मैं फिर उसमें कौन प्लॉट ही मेरे लिए बेस्ट है, राइट? ओके। और राइट, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर थी, राइट? अब मैं यहाँ पे आगे मैं क्लास के फीचर्स है, अगर मैं सर्वाइव्ड के कॉलम को देखूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ क्लास का फीचर यूनिवेरिएट एनालिसिस में लिया है। ठीक है कि मैं सिर्फ एक वेरिएबल को एनालाइज कर रही हूँ, लेकिन मैंने साथ ह्यू भी ऐड किया है सर्वाइव्ड की। तो अब उस सर्वाइव्ड की मेरे पास जो दो कैटेगरीज थी, 0 और 1, तो उस बेसिस पे वो मुझे कलर डिफ्रेंसिएशन भी दिखा देगा, ठीक। तो मैंने क्लास के कॉलम में, क्योंकि 1, 2 और 3 तीन क्लासेस थी, सब यहाँ पे चेक करें कि तो पेयर प्लॉट की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ आ रही है कि जो थर्ड वाली क्लास थी, यानी जो हायर क्लास थी, उसमें जो हमारे पास, ओके, और ये जो वन क्लास है, सॉरी, जो हायर क्लास है वो 1 है, राइट। तो थर्ड क्लास जो है वो लोअर है, राइट। तो जो सबसे लोअर क्लास थी, थर्ड वाली, वो उसमें नो, लाइक सर्वाइवल रेट जो ब्लू वाला है वो ज़्यादा है इसमें शो कर रहा है, यानी कि जो नो मेरे जो डेथ, जिनकी डेथ हो गई थी, राइट, जो सर्वाइव नहीं कर पाए थे, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑरेंज वन। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास है उसमें ऑरेंज और ब्लू का डिफरेंस कम है, ठीक है। उनकी विड्थ का डिफरेंस आपस में, लाइक हाइट का डिफरेंस आपस में कम है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कम होने की वजह से, इसका मतलब ये है कि जो हायर क्लास के लोग थे, ठीक, जिन्होंने ज़्यादा फेयर पे किया था, उनमें सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा है। और जो जिन्होंने कम पे किया और जो ऑलमोस्ट जो सेकंड क्लास के थे, इनमें डिफरेंस कंपेरेबल, लाइक इतना ज़्यादा नहीं है, 50 थोड़ा सा ही है, ऑलमोस्ट इक्वल ही रहा है कि जितने सर्वाइव किया उतने उतने ही जो वो थे जिन्होंने अपनी लाइफ को लूज किया, राइट। इसी तरह से जो जेंडर फीचर है 6 का, ठीक है, उसके अंदर मैंने मेल और फीमेल्स की दो कैटेगरीज थी, ठीक है। और ह्यू का मैंने अगेन वही सर्वाइव्ड का जो कॉलम है उससे ह्यू फाइंड आउट किया, ठीक। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, यूनिवेरिएट एनालिसिस में मैं अ, इसमें जेंडर वाइज देख रही हूँ, ठीक। तो दो जेंडर्स थे, मेल और फीमेल का। इसमें अगर इसमें से क्या इंसाइट निकल रही है, अगर मैं इस काउंट प्लाट को देख रही हूँ तो? जी, हाँ, जो ये मैंने जेंडर बेस पे किया, मेल और फीमेल का, इस काउंट प्लाट में से आपको क्या पता चल रहा है देखते साथ ही? सरवाइव सरवाइव यस। सरवाइव नहीं हो सके उनका पता चल रहा है, मेल हाँ जी। फीमेल्स। तो कौन सा सरवाइव नहीं किया और कौन सा सरवाइव किए हैं, क्या इंटरप्रिटेशन बनती है? ये जो येलो है, ये से मतलब कर कैसे सरवाइव। यस। यस, द येलो वन और ऑरेंज वन, ये सोच शो कर रहा है कि सर्वाइव है। तो मेल और फीमेल में से फिर कौन से, किन्होंने सर्वाइव किया ज्यादा? मेल ये लेफ्ट वाले, हाँ जी। तो फीमेल अगर, राइट वाले। यस, जी जी, तो यस, ये अगर शो हो रहा है या जूम कर दूं इसे, मुझे लगता है अगर शो नहीं हो रहा तो। ओके। सो ये सब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मेल और फीमेल्स की कैटेगरीज। तो जी, फीमेल्स के अगर साइड पे देखा जाए तो, यानी ये फीमेल्स थे
राइट साइड पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो यस वाला जो यानी ऑरेंज वाला जो कॉलम है, इसकी हाइट ब्लू वाले कॉलम से कहीं गुना ज्यादा है, राइट। जबकि मेल्स के केस में ये ऑपोजिट हुआ हुआ, ठीक है। सो यानी फीमेल्स का सर्वाइवल रेट ज्यादा था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल्स, विच इज पॉसिबल नहीं, लाइक के जो रेस्क्यू टीम्स में, रेस्क्यू में या जो प्रेफरेबली बचाया जा रहा होता है, तो उसमें फीमेल्स को आप वो ज़्यादा लाइक प्रेफर किया जा रहा होता है कि उन्हें एड दे दी जाए, उन्हें रेस्क्यू कर दिया जाए, ठीक है। तो प्रोबेबली उसी बेसिस पे ये हुआ है कि फीमेल का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल्स, ठीक है। ओके। अब एज का जो फीचर था हमारे पास, यहाँ तक यूनिवेरिएट एनालिसिस की कोई सेंस बनी, समझ आई हमें। अब यहाँ तक आते आते हमें आइडिया हुआ कि फेयर, जेंडर और जो क्लासेस थे, यानी जो पी क्लास का कॉलम था, पैसेंजर की जो क्लास थी, यानी इन कॉलम्स की बेसिस पे सर्वाइवल रेट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है, ठीक है। सो ये एक पैटर्न हमें इसमें से समझ आया। अब इसके अलावा अगर मैं नल वैल्यूज़ को मैंने ऊपर कहीं देखा था ये, अब मैं ऊपर अगर नल वैल्यूज देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास कैबिन में थी नल वैल्यूज, ठीक है, और एज वाले कॉलम में नल वैल्यूज थी। एंड वी नो कि एज वाले कॉलम की नल वैल्यूज ज़रा कम है, ठीक है, तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी सिर्फ 177 हमारे पास नल वैल्यूज हैं इसमें, ठीक। तो इसको अगर मैं मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है तो मैं कैसे करूँगी? मिसिंग वैल्यूज की ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़े थे? जी। बैकवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल, मेन, मीडियन, मॉड। जी। काफी ज्यादा ट्रीटमेंट के। हाँ जी, तो ये सारे आपने बहुत अच्छे रिमाइंड करवाए हैं, लेकिन हम यूजली एक जनरल सा जो यूज करते होते हैं, कौन सा कोड उसमें लगता है? आई थिंक फिर ना हम यूज करते हैं मिसिंग वैल्यूज के लिए। यस, फिल एन है, राइट। हाँ जी, तो जो सर ने मीन, मीडियन और मोड के रिप्लेस करने की जैसे बात की थी, तो फिल एन ए से होगा, ठीक है, ये एज के कॉलम में, ठीक है। तो मैं उसे फिल एन ए से यानी मीडियन या मीन से रिप्लेस करवा सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने एज की कॉलम में अगर मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब देखा था, तो इसमें मुझे पता चल रहा था एज का कॉलम ये है, ठीक है। तो इसमें एवरेज तकरीबन हमारे पास आ रही है 29.6 वैल्यू, ठीक है। और मीडियन इसमें क्या है एज के कॉलम का? यहाँ से मीडियन कितना पता चल रहा है एज का? 28। हाँ यस, 28। जो 50% क्वार्टाइल पे वैल्यू आ रही है वो, तो 28। एंड वी डिस्कस दैट अर्लियर कि हम जो मीडियन है वो अक्सर मतलब यूजली मीन से भी किया जाता है, लेकिन अक्सर जहाँ पे आउटलायर्स या मीन जो एक्सट्रीम वैल्यूज हों, तो हमें पता है कि मीन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो मीडियन से भी किया जा सकता है इसको। तो हम यहाँ पे एज के कॉलम की अब मिसिंग वैल्यू की ट्रीटमेंट करवाने लगे हैं, क्योंकि हमने विजुलाइज करवा लिया, हमने बायोवेरिएट एनालिसिस, यूनिवेरिएट एनालिसिस हमने डिस्क्राइब और नर वैल्यूज और ऊपर से सारी जो इसकी ओवरऑल एक्सप्लोर है, ठीक है, तकरीबन वो कर लिया। तो अब हम मिसिंग वैल्यूज की तरफ जरा चलते हैं। तो मिसिंग वैल्यूज में मैं मीडियन जो 28 है हमारे पास, उससे मैं इसे रिप्लेस करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिल एन ए को यूज़ किया, राइट, कि मैं एन एन वैल्यूज़ को रिप्लेस करवा दूंगी, ठीक है। और मैंने 28 उसको वैल्यू दे दी है, यानी जो मीडियन था उससे रिप्लेस करवा दूंगी, ओके। अब इसमें यहाँ पे इसने स्पेसिफाई भी करना चाहिए कि वेरिएबल एज की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम में स्पेसिफाई होना चाहिए ये,
और राइट, तो अब यहाँ पे फेसिड ग्रिड का एक फंक्शन यूज हुआ है। फेसिड ग्रिड बेसिकली सी बोर्ड में ये फेसिड ग्रिड का जो ग्राफ है ये मल्टीपल वेरिएबल्स को आपस में डिफरेंट मतलब प्लॉट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक। सो इसमें मैं डाटा ओवरऑल डाटा फ्रेम को पास करा, ह्यू पास करवा दिया सर्वाइव्ड का। ठीक है, और साइज दे दिया, और मैपिंग में मैंने डिस्ट प्लॉट यूज किया। ठीक, डिस्ट प्लॉट का क्या फंक्शन था हमने थोड़ा सा देखा था ये पहले भी। ओके, सो बेसिकली इसमें हम जो पीडीएफ्स को प्लॉट कर रहे हैं समहाउ। ठीक है, यानी जो डेंसिटी फीचर है ना इसका, उसको यूज कर रहे हैं कि डेंसिटी बेस पे ये बता रहा है कि वेरिएबल्स के कितने मतलब कन्वर्ट हिस्टोग्राम भी बना के देगा हमें डिस्ट प्लॉट में बेस्ड ऑन द कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट, राइट। कि जितनी इसकी कॉलम की डेंसिटी इस वेरिएबल की बन रही है ना, तो उस बेसिस पे हमें ये ग्राफ प्लॉट करके देगा। हाउ वी कैन सी दैट, यहाँ पे अब हमने एज और सर्वाइव्ड का लिया, राइट, फेसिड ग्रिड। ठीक, इससे मैं ये जो डेंसिटी प्लॉट्स हैं वो देख रही हूँ। तो ये देखें अगर, सो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एज वाइज कैटेगरीज गिवन है। ठीक, और 0 और 1 ह्यू। ठीक, तो अब यहाँ पे भी इफ यू सी के क्या समझ आ रही है यहाँ पे, कुछ इंसाइट निकल रही है इसको अगर आप गौर से देखें। हमारे पास यहाँ पे एज का कॉलम एक्स एक्सिस में है। ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी के अगेंस्ट इनको प्लॉट किया, यानी कितनी वैल्यूज उस हिसाब से उसने एरिया दिया कवर किया होगा। और इसके अलावा 0 और 1 की दो लाइंस चल रही हैं यहाँ, इसके पीछे बार्स में भी 0 और 1 की आपको नजर आ रही है, लेकिन आप इसमें जो लाइंस हैं ये बेसिकली ड्रॉ की गई हैं, इससे ज़्यादा अच्छी इंटरप्रिटेशन समझ आ सकती है। बार्स बार्स को अगर देखेंगे तो ज़्यादा ओवरलैपिंग भी है, तो इतनी समझ शायद ना आए। तो जो लाइंस हैं अगर आप उनको चेक करें तो क्या इसमें फिर हम इंसाइट निकाल सकते हैं। क्यूनेस का पता चल। ओके। ओके, सो बेसिकली हाँ हिस्टोग्राम टाइप ही है ना, डेफिनेटली हमने डेंसिटी प्लॉट किया तो हम वी कैन से कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ आ तो रही है। कि इसमें एक से ज़्यादा पीक्स हैं तो मल्टी मॉडल है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या इंसाइट पता चल रही है। हमें पैटर्न क्या पता चल रहा है, क्योंकि मैं सर्वाइव से इसको देख रही हूँ ना। ह्यू तो कितना सर्वाइवल रेट है, अगर इसकी क्या समझ आ रही है मुझे इस एज के अगेंस्ट जब मैं सर्वाइवल का ह्यू ले रही हूँ, तो क्या पता चल रहा है। जी, इट इज इजी। शायद ये कि ब्लू वाले ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं। जी, ब्लू जो है वो वैसे भी देखें, ब्लू देखें इसमें ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरवाइव नहीं किए, और ऑरेंज रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरवाइव किए हैं। ब्लू बता रहा है कि नहीं किए। ठीक, तो मोस्टली जहां जहां पे ब्लू कलर है। उसकी उसकी बार ऑरेंज वाले से ज्यादा है ना, तो मोस्टली पीपल सरवाइव नहीं किए। ये मतलब हुआ ना ओके, इसका। हाँ, और हम अगर इसको एज कैटेगरीज के हिसाब से भी देखें, ठीक है, तो अब मैं अगर ये देखूं कि 0 से 20 तक की जो एज है उसमें ब्लू वाली लाइन ये चल रही है, ये ब्लू वाली लाइन चल रही है नीचे है, और
ऑरेंज वाली लाइन ऊपर है, यूं। ठीक है ना? तो इन दोनों में अगर मैं चेक करूं, इस साइड पे ये दो लाइंस जो ग्राफ में है मेरे पास, इन्हीं को चेक करूं, ठीक। तो मुझे पता चल रहा है कि 0 से 20 में जो ऑरेंज लाइन है, यानी जो बता रही है कि सरवाइव किए हैं, वो ऊपर है, यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी वो, यानी कि 0 से 20 की एज में सर्वाइवल रेट है। यानी कि जो 0 से 20 की एज में यानी जो यंगर लोग थे, 20 से कम, उनमें जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा है और जो डेथ रेट है वो कम है। लेकिन अगर मैं 20 से ऑनवर्ड देखूं, तो अब आप देखें कि जो ऑरेंज वाली कर्व है, अब वो यहाँ पे नीचे हो गई है, राइट, और ब्लू वाली कर्व ऊपर है, राइट। सो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो अब यानी यहाँ पे रिवर्स हो गया, ये पहले ऑरेंज वाली लाइन ऊपर थी और ब्लू वाली नीचे थी, अब यहाँ पे ऑरेंज नीचे है, ब्लू ऊपर है। सो रिवर्स होने का मतलब ये है कि यानी जो 20 से ऑनवर्ड है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, तो सर्वाइवल रेट कम है, ठीक। और इसी तरह से 60 से ऑनवर्ड अगर आप देखें, तो ब्लू लाइन आपको बिल्कुल ही नीचे जाती नजर आ रही है, और यहाँ पे 80 से ऑनवर्ड तो है ही नहीं है ना ब्लू लाइन। यानी कि सर्वाइवल रेट 65 से ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ, तो ऑनवर्ड जो सर्वाइवल रेट है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। और 80 से ऑनवर्ड तो कोई सर्वाइव ही नहीं ना किए। सही। सही, मुझे एज वाइज भी सर्वाइवल रेट पता चल गया। गॉट इट। तो मैंने एज के कॉलम को पहले डायरेक्टली प्लॉट नहीं किया, पहले मैंने उसमें उसकी मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करवाया, बिकॉज वी नो कि तकरीबन 177 मिसिंग वैल्यूज उसमें थी, ठीक है। तो उसको पहले मैंने मीडियन से फिल करवाया, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको प्लॉट करवाया 0 और 1 के अगेंस्ट। एंड नाउ वी सी कि जो हमारे पास इंसाइट आई है वो ये बता रही है कि जो यंगर एज के 20 से कम थे उनमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, और जो 60 से ऑनवर्ड है उनमें तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ठीक। सो ये हमारे पास एज कैटेगरीज वाइज इंसाइट्स आ गई। अब नेक्स्ट कॉलम है SIB SP, राइट। ये कौन सा कॉलम था? नंबर ऑफ सिबलिंग्स। सिबलिंग्स वाला। यस, सिबलिंग्स एंड स्पाउस। तो जो सिबलिंग और स्पाउस है, ठीक है, उनको बताने के लिए ये वाला कॉलम यूज किया गया था। तो अगेन मैंने यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रही हूँ, तो जितने पॉसिबल कॉलम्स से मैं इंसाइट निकाल सकती हूँ उन सबको मैं यूज कर रही हूँ, और क्योंकि मेरा मेन कंसर्न ये है कि सर्वाइवल कितना था, तो इसलिए मैंने ह्यू में सर्वाइव को ले लिया, ठीक। तो ओके। सो अब मैंने इसको जब देखा, तो इसमें से क्या इंसाइट निकल रही है? ओके। इसके ठीक है। तो कौन ऐड करेगा अब कि सिबलिंग स्पाउस में से सर्वाइवल रेट की अगर बात करें, तो इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगी इस ग्राफ को? टेक योर टाइम। कि सिबलिंग स्पाउस का मैंने लिया, तो ये जो 0 1 2 3 4 5 एंड 8 है, ये बेसिकली बता रहे हैं कि जो सिबलिंग और स्पाउस का टोटल काउंट था वो कितने कितने यूनिक वैल्यूज थी, यानी कि कुछ ऐसे थे जिनमें 0 सिबलिंग और स्पाउस है, ठीक है, यानी 0 1 सिबलिंग्स। कुछ में 1 सिबलिंग है, ठीक है, किसमें 2 फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज थी जिनमें 2 सिबलिंग्स थे, या 3 थे, या 4 या 5 या 8। तो उस बेसिस पे अगर मैंने इसको सर्वाइव से किया प्लॉट, यू सर्वाइव रहा, तो ये इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगी?
सिबलिंग्स कम है तो सर्वाइवल रेट ज्यादा है। जी बिल्कुल। सो दैट्स अ गुड इंसाइट कि अगर ज़ीरो है या वन है तो आप देखेंगे जो ब्लू और ऑरेंज बार है इसका डिफरेंस कम है। ठीक है। और अगर टू सिबलिंग्स हैं तो ऑलमोस्ट दे आर इक्वल। ठीक है, जितना सर्वाइवल रेट था उतना ही नंबर ऑफ डेथ्स है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अब सब सिबलिंग्स का रेट इंक्रीज हो, मतलब नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, तो जो सर्वाइवल रेट है यानी जो जीरो वाला यहाँ पे ब्लू शो कर रहे हैं यानी सर्वाइव नहीं किए, तो वो कम है। और 5 से 8 वाले में तो बिल्कुल ही सर्वाइवल रेट है ही नहीं है। ठीक है, ऑरेंज लाइन ऑरेंज बार है ही नहीं। यानी कि जो 5 या 8 वाले सिबलिंग्स थे तो वो उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं किया। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग insight with respect to the number of ये फाइव siblings के and बाद spouse. Yes. फाइव के बाद डायरेक्ट एट कैसे आ गया? ओके, सो बेसिकली इसने यूनिक वैल्यूज नहीं है ना, तो 6 और 7 वैल्यू ही नहीं होगी उसमें। जितनी वैल्यूज थी वो इसके अगेंस्ट ही प्लॉट कर रहा है। हम्म, अच्छा डाटा में ही होगा फाइव के बाद एट। अच्छा। यस, क्योंकि ये काउंट प्लॉट ले रहे हैं ना, तो उसने ये बेसिकली इसमें कोई नंबर वाइज न्यूमेरिकली रेंज नहीं जा रही, ये कैटेगरीज हम प्लॉट कर रहे हैं, काउंट प्लॉट है ये। तो ये असल में उसकी ईच एंड एवरी उसको कैटेगोरिकल लेगा इसको, कि ये इतनी कैटेगरीज हैं सेपरेट। गॉट इट? कि जीरो जी वाले, ओके। जी जीरो नंबर ऑफ सिबलिंग्स की अलहदा से कैटेगरी है, वन नंबर ऑफ सिबलिंग्स की अलहदा से कैटेगरी है। सो इट विल बी ए कैटेगोरिकल डाटा। ठीक। ठीक ओके। है। अब पार्श का फीचर था हमारे पास। इसकी अगर मैं यूनिवेरिएट एनालिसिस करूं, ठीक है, तो पार्च का फीचर किस लिए था? ये जो लाइक पीयर्स पेरेंट्स क्रिएट। और चिल्ड्रन के लिए। यस दैट्स गुड। सो बेसिकली पेरेंट्स और चिल्ड्रन का बताने के लिए था कि नंबर ऑफ काउंट, अब हमें मुझे नंबर ऑफ, अगर हर उस जो टाइटैनिक में ऑन बोर्ड था उसके कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स या चिल्ड्रन है उनका इकट्ठा उसने ये काउंट बताया हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे सर्वाइवल के लिहाज से आप देखेंगे पेरेंट्स और चिल्ड्रन के हिसाब से, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 ये हमारे पास कैटेगरीज है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के काउंट की। और क्योंकि मैंने लेजेंड बॉक्स क्योंकि सेट नहीं किया, तो वो बीच में डाटा के अंदर ही घुस गया। ठीक है, सो वी कैन सेट इट, हमें पता है कि हम बोर्ड कौन सा यूज़ करके हम बिल्कुल इसको टॉप राइट कॉर्नर पे लेके जा सकते हैं। तो एनी हाउ यहाँ पे जस्ट हम इनसाइड देख रहे हैं, तो 0, 1 जो पेरेंट्स चिल्ड्रन की काउंट अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे भी तकरीबन वैसा ही ट्रेंड जा रहा है कि अगर मैं टू की बात करूँ कि टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ऑलमोस्ट सर्वाइवल और जो नॉट सर्वाइवल रेट है, डेथ रेट, वो सेम है। लेकिन जो मैं अगर इसको इंक्रीज करती हूँ 4 से ऑनवर्ड, तो ज़रा कम है सर्वाइवल रेट, बल्कि 6 में है ही नहीं है, 4 में है ही नहीं है, 5 में थोड़ा है, 3 में है। सो एनी हाउ यानी अगर नंबर ऑफ जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन है वो नहीं है, ठीक है, ज़ीरो है अगर, तो फिर सर्वाइवल रेट तब भी लाइक ऑलमोस्ट दूसरे क्लासेस की निस्बत फिर भी सर्वाइवल रेट कुछ है। ठीक है, लेकिन अगर नॉन सर्वाइवल से उसको भी कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो इसलिए भी क्योंकि अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाला डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है इसका भी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज सर्वाइवल रेट जो उनका ज़्यादा है, जो ज़ीरो ज़ीरो मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रन काउंट है। और इसलिए भी है क्योंकि ओवरऑल भी अगर मैं देखूँ तो डाटा की वैल्यू ज़्यादा इन्हीं की है, यानी ऐसे पैसेंजर ज़्यादा है जिनका पेरेंट्स और चिल्ड्रन काउंट ज़ीरो है। सो इस वजह से भी वो ज़्यादा डाटा उसका शो हो रहा है, लेकिन ओवरऑल भी डिफरेंस अगर देखा जाए तो इसका ही ज़्यादा है, यानी सर्वाइवल रेट इसी में ही ज़्यादा है। ओके, सो ऑलमोस्ट इसमें भी एक सिमिलर इंसाइट ही मिली है हमें। चलें, अब इसमें एक जो फीचर रह गया वो है फेवर फेयर का फीचर। तो फेयर के फीचर में भी अगर मैं फेसेट ग्रिड से उसका जो डेंसिटी प्लॉट है, लाइक डिस प्लॉट वो ड्रा करूँ, डिस प्लॉट ड्रा करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा फेयर का और सर्वाइवल का। ओके।
सो इसमें से क्या पॉसिबल इंसाइट निकल सकती है कि मैं देखूं तो इसमें जो 0 से 100 तक के हैं इसमें ब्लू लाइन ज्यादा ऊपर जा रही है। ठीक है, यानी जिनका फेयर कम था उसमें ब्लू लाइन यानी जो सरवाइव नहीं किए नो वाला कैटेगरी ज्यादा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना 200 से ओवर, तो यहाँ पे ब्लू लाइन आपको बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आ रही है, बिल्कुल ये खत्म ही हो गई है 300 से ओवर आते आते। ठीक है, तो यानी कि जो फेयर ज्यादा था अगर, ठीक, तो जो सर्वाइवल रेट है वो भी ज्यादा है। फेयर अगर जिन्होंने ज्यादा पे किया विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ पी क्लास, कि पैसेंजर क्लास अगर हायर है तो सर्वाइवल रेट ज्यादा है, और पैसेंजर क्लास हायर है तो यानी फेयर भी ज्यादा ही पे किया, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे भी एक सिमिलर इंसाइट ही हमारे पास आई है। ठीक, तो ओके, सो ये ओवरऑल ईडीए बेसिक था। ठीक है, कि जिसमें मैंने एक्सप्लोर किया। अब कौन सा कॉलम रह गया? ऑलमोस्ट हमने जितने कॉलम्स हैं वो एक्सप्लोर कर लिए हैं जो जो पॉसिबल हम इनसाइट्स दे सकते थे। ठीक है, एक्सेप्ट दोस्त, जैसे जो कॉलम्स हैं नेम्स के या टिकट आईडी के, ठीक है, वो हम लोगों ने नहीं देखे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्बार्क्ड का एक फीचर रह गया। ओके, सो इम्बार्क्ड का फीचर जो था ना वो ये बता रहा बेसिकली कि कहाँ से, लाइक कौन से पॉइंट से जो पैसेंजर्स थे वो आके टाइटैनिक की शिप पे बोर्डिंग उन्होंने की, राइट, के ट्रैवलिंग के लिए वो वहाँ पे टाइटैनिक की शिप पे एंटर हुए, कौन से स्टॉप से या कौन से मतलब पॉइंट से। ठीक, तो इम्बार्क के कॉलम में 3 वैल्यूज है हमारे पास। ठीक, हमारे पास है ये उसने एस, सी और क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी ये एस जो है वो साउथहैम्पटन को है, जो कह रहा है शेरबर्ग है सी से, और क्वींसलैंड है। ठीक है, ये हमारे 3 स्टॉप्स थे जहाँ से टाइटैनिक में पैसेंजर एंटर हुए। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं सर्वाइवल रेट इम्बार्क्ड के कॉलम से भी इंसाइट लेना चाहूँ तो इसमें से क्या समझ आ रही है मुझे? मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं जहाँ से लोग, मतलब 3 मल्टीपल कहने स्टॉप्स हैं कि जहाँ पे रास्ते में उन्होंने मतलब लिया पैसेंजर्स को, यानी ऑन बोर्ड हुए पैसेंजर्स, तो ये 3 है। शेरबर्ग, सॉरी साउथहैम्पटन, शेरबर्ग और क्वींसलैंड। सो इसमें से मैं क्या इंसाइट निकालूंगी? मैं साउथ का ज्यादा है survival। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि जो ब्लू लाइन है यानी जो सरवाइव नहीं किए उसमें ही सबसे ज्यादा साउथहैम्पटन वाली है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा हाइट पे वो है उनकी। ठीक, तो यानी जो साउथहैम्पटन में जिन्होंने embark किया था उनमें सर्वाइवल रेट सबसे कम है। ठीक, और जिन्होंने क्वींसलैंड में, सॉरी, हाँ जी, सर्वाइवल रेट यानी ऑरेंज वाली लाइन सबसे, सॉरी, इसको मैं ऑपोजिट देखती हूँ, आई हैव सेड रिवर्स एक्चुअली। तो यानी जो सरवाइव नहीं किए थे वो सबसे ज्यादा साउथहैम्पटन वाले जो embarked हुए थे ना, ऑन बोर्ड आए थे, तो डेथ रेट साउथहैम्पटन में ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ शेरबर्ग या क्वींसलैंड। ठीक, लेकिन जो सर्वाइवल रेट है अगर उसकी भी बात की जाए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ही पता चल रहा है कि पैसेंजर भी ज़्यादा साउथहैम्पटन के ही थे, तो जो डेथ रेट होगा वो भी ज़्यादा इसी में फिर सिग्निफिकेंटली वहाँ से होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी इसी के ज़्यादा, दोनों कॉलम्स की हाइट इसमें ही ज़्यादा है, चाहे सर्वाइवल है चाहे नॉन सर्वाइवल है। ठीक, अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर मैं 1 को देख रही हूँ, ठीक, तो 1 यानी ऑरेंज वाली जो मैं बार ग्राफ्स कंपेयर कर रही हूँ सर्वाइवल के, तो उसमें भी सेम पैटर्न ही है कि साउथहैम्पटन में सर्वाइवल रेट थोड़ा सा आपस में क्वींस लैंड और शेरबर्ग की निस्बत ज़्यादा। लेकिन जो मैं अगर बताना चाहूँगी ना सर्वाइवल रेट, तो मैं ये डिफरेंस इन दोनों का देखूँ, इसका और इसका डिफरेंस। ठीक है, दोनों बार्स का डिफरेंस, तो वो किसमें ज़्यादा है? साउथ जी, साउथ एम्स्टर्डम। ये साउथहैम्पटन में ज़्यादा है ये डिफरेंस, यानी कि डेथ्स फिर ज़्यादा, यानी टोटल पैसेंजर्स में से डेथ्स ज़्यादा साउथहैम्पटन में ही हुई हैं, फिर उसकी उसी कैटेगरी में हुई हैं। ठीक, तो सर्वाइवल रेट भी इसका फिर
कम है साउथहैम्पटन में एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। एंड मैम मैक्सिमम जो सरवाइव हुआ है वो भी साउथहैम्पटन में हुआ है, इसका मतलब हाँ जी, अगर मैं नंबर दूसरे ऑफ। कैटेगरी, यस, नंबर ऑफ सर्वाइव्ड को अगर मैं खाली देखूं कि नंबर ऑफ सर्वाइव्ड अब यहाँ पे है तकरीबन 215 समथिंग, और शेरबर्ग वाली साइड पे है तकरीबन ये 100, और यहाँ पे है तकरीबन 50 से भी कम है, ऑलमोस्ट 40 क्वींसलैंड में। तो यस, ओवरऑल नंबर ऑफ काउंट ज़्यादा है इसमें, लेकिन वो इसलिए भी ज़्यादा है साउथहैम्पटन में क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसेंजर्स की तादाद ही साउथहैम्पटन में है, क्योंकि दोनों ही कॉलम्स एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ कैटेगरीज दोनों ही कॉलम्स की हाइट ज़्यादा है। तो इसलिए भी थोड़ी सी बायसनेस शो हो रही है कि लग रहा है कि जैसे साउथहैम्पटन में सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, लेकिन मैं अगर इसको टोटल में से अगर मतलब टोटल नहीं, अगर दूसरे इसके नॉन सर्वाइवल से भी कंपेयर करूँ तो तब मुझे पता चलता है कि इसमें ज़्यादा डेथ्स हुई हुई हैं। यानी नॉन सर्वाइवल वाला ब्लू वाले कॉलम को भी देखूं तो फिर मुझे ज़्यादा सही इंसाइट पता चल रही है कंपेयर करके। ओके मैम। ओके, अब यहाँ पे तकरीबन यानी जो 12 फीचर्स थे उसमें से जितना यूनिवेरिएट एनालिसिस हो सकता था वो 8 फीचर्स को हमने यूज़ करके कर लिया। बाकी के जो फीचर्स रह जाते हैं जैसे पैसेंजर आईडी है और नेम है, ठीक है। ये जो हमारे पास था पैसेंजर आईडी, नेम और टिकट का जो कॉलम है ना, ये मैंने रिमूव ड्रॉप करवा दी। यानी ये वो कॉलम्स हैं जिनका मुझे इतना ज़्यादा लाइक इसमें से मुझे पता है कि पैसेंजर आईडी को प्लॉट करवा के कोई इंसाइट नहीं, या नेम के या टिकट के नंबर से मुझे कोई प्लॉट की इंसाइट नहीं मिलने वाली, ठीक है। कोई पैटर्न समझ नहीं आएगा इससे रेलेवेंट, दे आर नॉट यूजफुल, ठीक। तो कैबिन का जो कॉलम था इसको मैंने क्यों ड्रॉप करवाया? मैम इसमें हमारे पास नल वैल्यूज काफी ज्यादा थी इसलिए। यस, ऑलमोस्ट जो 77% इसमें डाटा था वो हमने देखा था कि एन वैल्यूज है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा, अब जैसे एज के कॉलम में एन वैल्यूज रिलेटिवली कम थी तो उसको तो मैंने ट्रीट करवा लिया और उसमें मैंने मीडियन से फिल कर दिया। लेकिन इस केस में जब मैं सर्वाइवल रेट चेक कर रही हूँ, ठीक है, तो कैबिन का कॉलम में मैं इतने ज़्यादा वैल्यूज ऐड करूँगी तो वो एक नया ही डाटा बन जाएगा कैबिन का कॉलम, ठीक है। इतने 77% अगर मिसिंग वैल्यूज हैं तो इसलिए फिर इसको भी ड्रॉप ही करवाना बेहतर है। सो अब न्यू जो डाटा फ्रेम आया है हमारे पास, सर्वाइव्ड, पी क्लास, सेक्स, एज, सिबलिंग, स्पाउस, पांच यानी पेरेंट्स, चिल्ड्रन, पेयर और एम्बाउट का है। ओके, सो अब मज़ीद अब इसके ये तकरीबन था हमारे पास ईडीए, ठीक है, जिसमें तकरीबन जो मैंने जो मेन मेन फीचर्स थे जो डाटा के उनको तकरीबन मैंने एक्सप्लोर कर लिया, ठीक। अब मज़ीद जो इस पे नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि लाइक इस पे ये इसको इसी डाटा पे जो ये हम लोगों ने ड्रॉप करने के बाद कॉलम्स को यूज़ बनाया ना न्यू डाटा, ठीक है, इसको हम लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं मशीन लर्निंग या इसके मज़ीद इंसाइट एडवांस निकालने के लिए, ठीक। यानी हम मशीन लर्निंग लगाएंगे तो मशीन लर्निंग में हम ये प्रेडिक्ट करवा सकते हैं कि इनमें से किसी कॉलम की बेस पे कि सर्वाइवल रेट अब क्या हो सकता है। यानी अगर हमारे पास ये क्लास हो, स्पेसिफिक जेंडर ये हो, मेल या फीमेल का एज इतनी हो, या फिर फेयर इतना पे किया हो, तो फिर हमारे पास मतलब अननोन डाटा यानी इस तरह से आए और हम प्रिडिक्ट करवा दें कि सर्वाइवल हो सकता है कि नहीं हो सकता बेस्ड ऑन द पैटर्न और इनसाइड वी हैव ऑलरेडी गॉट, ठीक। तो ये यहाँ तक था एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस ऑफ टाइटैनिक। सो वाज दैट इंटरेस्टिंग? इसमें और मज़ीद क्या ऐड हो सकता है अगर आप में से किसी को यस मैम। कुछ? जी, ओके। सो अब मज़ीद ईडीए की प्रैक्टिस दूसरे डाटा सेट्स पे भी करनी चाहिए, या फिर हम पहले स्टार्स देख लेते हैं और ईडीए एक आधा मैं आप लोगों को देती हूँ कि आप अपने डाटा सेट कोई भी बिल्ट इन डाटा सेट लें और उस पर ईडीए एक आधा अपने एंड पे भी अप्लाई करें, इसी तरह ही एक्सप्लोर करें डाटा को।
ठीक है, तो दैट विल बी जिम हेल्पफुल। में हम स्टैट की तरफ चले जाते हैं। यस, चलें। अब यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। कोई भी कन्फ्यूजन है, हम एरिया पे दोबारा आएंगे स्टार्स के बाद, और फिर इसी में हम स्टार्स भी अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इट्स आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट इन ईडीए। यहाँ तक ईडीए बेसिक ये नहीं है कि इतनी ही रिपोर्ट ईडीए में है, और भी बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो लेकिन हम जब आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी पढ़ते जाएंगे तो वो भी ऐड करेंगे इसी के अंदर। तो लेकिन अभी तक की जो हमने चीज़ें देखी हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए फिर। स्क्रीन जस्ट स्क्रीन जस्ट हम ज़रा इंट्रो लेते हैं स्टार्ट का, और कुछ चीज़ें क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ी नहीं है, तो ये स्लाइड्स मैंने ऑनलाइन ही दी है। आई कैन शेयर दैट विद यू एज वेल। ये मैंने नहीं बनाई, ठीक है। तो लेकिन ये डाटा केम की स्लाइड्स हैं, तो इनको ही देखते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? बेसिकली के जो फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, वी नो के इट्स जस्ट अबाउट के हम डाटा कलेक्शन और इसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, और समरी स्टैटिस्टिक्स जो डेफिनेशन है, ठीक है, हमें इससे आइडिया होता है कि समरी जो है बेसिक डाटा की वो हमें नजर आती है। ठीक है, तो ये समरी स्टैटिस्टिक्स का हम लोगों ने समरी निकाली भी हुई है स्टैट्स की। ठीक है, तो हम जब समराइज करते थे डाटा को तो उसमें हमें पता है कि हमें मेन जो उसकी डाटा की मतलब जो स्टैटिस्टिकल फीचर्स है वो हमें उसके पता चल जाते थे समरी स्टैट्स में। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली कर क्या सकती है, लाइक इसका जो पोटेंशियल है ओवरऑल अगर मैं देखूं कि जो स्टार्स है, हम इसमें से पाकिस्तान से इंसार निकाल सकते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी है उसने कोई, जैसे मैंने आइडिया दिया था कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो बाय स्टार्स दे कैन एक्चुअली गेट टू नो अबाउट देयर ऑडियंस, कि कौन सी ऑडियंस जो है वो लाइकेबल है कि उसको परचेज करेगी। ठीक है, तो कौन सी पोटेंशियल ऑडियंस हो सकती है, उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए स्टार्स यूज़ होती है। इस तरह से अगर होटल कोई है तो उसमें से कितने जो लोग हैं गेस्ट हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, और कितनी को मैक्सिमम आप लोग कैटर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। इस तरह की सारी जो इंसाइट्स हैं, या फिर जो साइज ऑफ जीन्स हैं, यानी जो प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो कितने परसेंट पॉपुलेशन अगर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको ये बेस्ट फिट होगी ये वाली साइजेस। तो कौन से साइज ऑफ जीन्स हमें, अगर हम किसी एक सर्टेन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, फर्ज करें कोई ऐसा कंट्री है जिसमें सारे हैं ही पत्ते से लोग, ठीक है, ज़्यादातर टेंडेंसी जो है वो मतलब, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा लार्ज या डबल एक्सएल वगैरह के साइजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यू हैव टू मैनेज योर रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली, कि उस पॉपुलेशन या उस सिटी में उस एरिया में कितने तरह के साइजेस आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप जो वहाँ पे बिक सकते हैं, जिसकी डिमांड होगी, तो उस बेसिस पे आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। इसी तरह से ए बी टेस्टिंग क्या होती है? एनीवन ऑफ यू फेमिलियर विद दैट? ए बी टेस्टिंग? जी, ओके, सो ए बी टेस्टिंग इज लाइक, जैसे डिजिटल मार्केटिंग साइट पे कि दो एड्स चलाई, ठीक है, या फिर आप दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लाइक एनालाइज करते हैं, दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं आपके पास। ठीक है, उसने आपने डिफरेंट सेम वही चीज़ को और डिफरेंट पीपल को टारगेट किया और देखा कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव थी, किस में ज़्यादा हमें जो है ना वो वो जो कहने रेवेन्यू ज़्यादा आया है, या फिर हमें फीडबैक अच्छा मिला है। तो उस बेस पे यानी दो सेम कंडीशंस पे दो डिफरेंट आप ग्रुप्स पे टारगेट कर लेते हो। ठीक है, या कोई एक फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट करके देख लेते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, और उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी एड इफेक्टिव थी, कि जिससे हमें क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा मिला, या जिससे हमें एक अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ऑल राइट, लेकिन अब क्योंकि स्टैट्स सारी डाटा पे बेस्ड है,
ठीक है। तो डाटा कैन बी बायस्ड, और अगर इस तरह से केसेस हुए कि जिसमें मैं कोई ऐसी इमोशनल बेस पे इंसाइट निकालना चाह रही हूँ, तो डाटा जो है अगर बायस्ड हो गई है, हमारे क्वेश्चनियर में हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें हमने सही तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको अनबायस्ड नहीं रखा या उसको अच्छे तरीके से रिफाइन नहीं किया, डाटा कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई है या रिस्पॉन्डेंट्स के एंड पे, तो स्टैट्स की इंसाइट्स एक्यूरेट जनरेट नहीं होगी, राइट। जैसे यहाँ पे उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स की एग्जांपल दी हुई है। तो अगर मैं लोगों से ये पूछ रही हूँ कि वायलेंट सीन्स, मतलब अगर मैं इस तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स पॉपुलर है इसके इंसाइट मैं अगर निकालना चाह रही हूँ और मैं लोगों से अगर इस तरह से इंसाइट निकाल रही हूँ कि वो जो वॉयलेंट सीन्स वाली सीरीज है उसको पसंद करते हैं या नहीं, ठीक है। तो वी मे नॉट गेट द गुड इनसाइट्स, राइट, कि गेम ऑफ थ्रोन्स से वगैरह, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स का पॉपुलर है, लोगों की इसमें लाइकिंग की मल्टीपल रीजन होती है कि क्यों वो गेम ऑफ थ्रोन्स को लाइक करते हैं, राइट। तो अगर मैं स्पेसिफिक उससे वॉयलेंट सीन्स की वजह से रिलेट करके उसका डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दूंगी, तो अ, इससे मुझे कोई सही इंसाइट नहीं मिलेगी कि वॉयलेंट सीन्स वाले ही पॉपुलर है ज़्यादा सीरीज या नहीं, ठीक है। तो यानी लोग बता देंगे या मगर फिर भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये मतलब वी हैव व्हेनेवर वी डिजाइन आवर हाइपोथेसिस और व्हेनेवर वी ट्राई टू कलेक्ट आवर डाटा, वी हैव टू बी अवेयर कि जो मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, जो मैं हाइपोथेसिस दे रही हूँ, क्या वो उससे फिट बैठ भी रहा है या नहीं, ठीक है। सो ये जनरल एक था स्टैटिस्टिक्स का जिसमें मैंने जनरल देखा है, राइट। अब स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल। तो इसको कोई डिफाइन करेगा? अगर पहले किसी को आइडिया है यहाँ पे कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है? यस। ओके। सो एनीवन एल्स? नो मैम, सॉरी। चले, डिस्क्रिप्टिव जैसे अभी हमने डाटा डिस्क्राइब किया था, ठीक है ना, ये हम समराइज कर रहे थे डाटा को, ठीक है। और हमें डिस्क्रिप्टिव जब मैं डाटा को डिस्क्राइब कर रही थी तो मुझे क्या पता चल रहा था उसमें, मैं कोई भी जितनी थिकनेस की उसकी बड़ी हुई है एनी हाउ, चले, डी एफ, चले इसको मैं जरा दूसरे तरीके से देख लेती हूँ। तो डी एफ डॉट डिस्क्राइब का जब मैं फंक्शन यूज कर रही थी, सो उसमें मुझे क्या क्या इंसाइट पता चल रही थी डिस्क्राइब और समराइज डाटा में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिससे मैं कह रही हूँ। मैम उसमें मिनिमम वैल्यूज, मीन, मोड, मैक्सिमम वैल्यूज और क्वार्टाइल्स वगैरह। यस दैट्स गुड। जी, तो हमें जो यानी उस सारी स्टैट्स को जो मैं बेसिक लगा रही थी वो बेसिकली तकरीबन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की ही सारी चीज़ें आ रही थी ना उसमें, मीन है, मीडियन है, क्वार्टाइल्स की रेंज है, ठीक है, और मोड पता चल रहा है उसमें, मिनिमम मैक्सिमम और वो सारी चीज़ें, ठीक। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, ठीक, जिसमें मैं जस्ट डिस्क्राइब करी जो डाटा मेरे पास गिवन है, मैं जस्ट उसमें से एज इट इज उसकी इंसाइट्स निकाल के उसको बता रही हूँ। जैसे अगर मैं ये बता रही हूँ कि जो 50% ऑफ फ्रेंड्स हैं वो ड्राइव करके जाते हैं, 25% बस लेते हैं, या 25% बाइक, यानी मेरे पास डाटा था, ठीक, उसमें सारे लोगों का कि कितने लोग बाइक पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं। तो जस्ट वो डाटा को मैंने उसमें परसेंटेज के थ्रू उसकी इंसाइट निकाली कि ये पैटर्न है, ठीक है, इतने परसेंटेज जा रहे हैं, ठीक। लेकिन इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स, इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंस से निकला, इन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है ना कि जैसे हम खुद से कोई सोच विचार करके कोई न्यू पॉइंट दे रहे हो, ठीक है, हाइपोथेसिस दे रहे हो, ठीक। तो ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में ये है कि इसमें खुद से इन्फ्लुएंसेस निकाली जाती हैं, ठीक है। और यूजली ये कैसे यूज होता है कि जैसे लार्जर पॉपुलेशन है, हम अब जैसे कोई भी डाटा फर्ज करें, अगर मैं
उस डाटा के बारे में, अब जैसे मैं अगर पूरी पॉपुलेशन का फर्ज करें कोई भी सिटी ले लेती हूँ इस्लामाबाद है जैसे, और मैं उसमें देखना शुरू कर दूँ कि इस्लामाबाद में ज़्यादातर लोग सुबह के टाइम पे जब ऑफिस जाते हैं तो वो किस पे जा रहे हैं, वो गाड़ी पे जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं पूरे इस्लामाबाद के डाटा तो नहीं ले सकती, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी कि पूरे इस्लामाबाद के एक एक बंदे से जाके डाटा कलेक्ट करने की बजाय मैं कोई पर्टिकुलर लोग ले लूंगी, ठीक है, सैंपल, ठीक है, लेके मतलब कि सारे की पॉपुलेशन को देखने के बजाय कोई 10-20 एक जगह से लूंगी, किसी स्टॉप से लूंगी, फिर कहीं जो ट्रैफिक स्टॉप्स है वहाँ पे शायद मल्टीपल टाइम्स में जाके डाटा लूँ, ठीक है। तो ओनली देन वो जो डाटा होगा ना जिसमें मैंने कुछ थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ पीपल से जो लिया डाटा कलेक्ट की है या ऑब्जर्वेशन ली है, तो वो उस बेस पे मैं पूरी इस्लामाबाद की पॉपुलेशन के बारे में डाटा खर्च कर लूंगी कि जितने मैंने थाउजेंड्स या हंड्रेड्स में से कलेक्ट किया डाटा, उसमें से अगर फर्ज करें कार्ड में लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो मैं उससे पूरे पॉपुलेशन को ही कह दूंगी कि इस्लामाबाद के लोग ज़्यादातर ऑफिस कार्ड में जाते हैं, ठीक है। तो वो जो इस तरह की स्टैट्स है जिसमें मैं एक सैंपल से जो इंफरेंसेस निकालती हूँ उसे पूरी लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई करती हूँ, तो उसको मैं कह देती हूँ कि ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है। इसमें मैं कोई ना कोई हाइपोथेसिस पहले जनरेट करूंगी, ठीक है, या कोई क्वेश्चन होगा मेरा, और मैं उसको उसी को फिर इन्फ्रेंस निकालूंगी कि क्या ये मेरे डाटा से ये वैल्यू सही है या नहीं, ठीक है। जैसे मैं इस तरह के क्वेश्चन इसमें निकाल सकती हूँ कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल ड्राइव करके जाते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है अब कि ओवरऑल एक सिटी में से कितने परसेंटेज ऑफ पीपल है, ठीक है। तो पूरे सिटी का डाटा तो मेरे पास नहीं है, तो मैं जितना डाटा है उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव बना लूंगी पूरे लार्ज पॉपुलेशन को जो कि रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट। अब जैसे पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करने की कौन सी एग्जांपल हो सकती है कि जिसमें पूरे पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट हो रहा है, और उसमें क्योंकि सारी बात है, अगर रिसर्चर हूँ या मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ कोई छोटी मोटी, तो उसमें तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि इस्लामाबाद या किसी भी एक सिटी को ले रही हूँ तो मैं एक एक बंदे से जाके डाटा कलेक्ट करूँ, एक एक घर में जाऊँ, ठीक है, वहां से डाटा कलेक्ट करूँ। इतने रिसोर्सेज, इतना टाइम भी नहीं है, इतनी फंडिंग भी नहीं है कि मैं वर्कर्स हायर करूँ, ठीक है। तो लेकिन कुछ केसेस में पूरे पूरे लार्जर पॉपुलेशन से एक एक घर घर जाके भी डाटा कलेक्ट होता है, तो उसको इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है जो लार्जर पॉपुलेशन पर डायरेक्टली सैंपलिंग नहीं करते और लार्जर पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करते हैं। कोई एग्जांपल माइंड में आ रही? सेंस जी। सेंसस। यस दैट्स गुड। जी, ये जो मर्दमशुमारी करवाते हैं, जो सेंसस है, तो ये कौन सा डाटा है, ये एक क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पे हो रहा होता है तो इसमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, इतने एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा रहा है, ठीक है, और उनको पहले ट्रेन किया जा रहा है डाटा के सारे वो एक्सपर्टीज, तो ये गवर्नमेंट लेवल पे फिर जो अक्सर जो डाटा कलेक्शन होती है वो लार्जर पॉपुलेशन पे होती है, ठीक है। वो एक एक बंदे के लिए अपेरेंटली लाइक विज्यूम के वो एक एक बंदे से ही पूछा गया और देखा गया है हर घर में जाके, तो फिर डाटा कलेक्ट हुआ। तो इतने लार्जर स्केल पे जो डाटा यानी वो गवर्नमेंट लेवल पे ही अक्सर या हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही होता है। तो अगर वो भी डायरेक्टली है, ठीक है, उसमें से तो फिर हम पैटर्न ही डायरेक्टली निकालेंगे ना, तो डिस्क्रिप्टिव ही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे पास अगर सैम्पलिंग हम करके इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं और उसको ओवरऑल लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट इज इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। गॉट इट। ओके। और भी इसके हो सकते हैं लाइक जैसे हम कोई हाइपोथेसिस बना दें, फर्ज करें मैं खुद ही पहले एक हाइपोथेसिस बना लूं कि अ, जो 40 ईयर्स से अबव वाले लोग हैं ना वो सुबह के टाइम पे कार में जाते हैं, और उससे जो लेस वन है वो बस या बाइक पे जाते हैं, ठीक है। मैंने खुद ही हाइपोथेसिस लिया और फिर मैंने डाटा कलेक्ट किया और डाटा पे एनालिसिस किया, और फिर मैंने देखा कि क्या ये हाइपोथेसिस जो मैंने बनाया है कि 40 से अबव वाले कार पे जा रहे हैं या फॉल्स है या ट्रू है, और अगर वो ट्रू है तो कितने हद तक ट्रू है, और अगर वो फॉल्स है तो किस लेवल तक वो फॉल्स है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारी स्टैट्स में होती हैं, ठीक चीज़ें अप्लाई, यानी हम खाली इस बात पे नहीं रहते कि ट्रू है या फॉल्स है, बल्कि उसका हम प्रोबेबिलिटी चेक भी करते हैं कि पी वैल्यू भी निकालते हैं कि किस लेवल तक वो चीज़ हमारी जा रही है, ठीक है, उसमें से कितनी सर्टेनिटी है कितनी नहीं है। ओके। सो टाइप ऑफ डाटा तो सबको आइडिया है बाय नाउ, राइट। टाइप ऑफ डाटा पे इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं।
ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर आपसे जिप कोड का पूछूं, तो जिप कोड कौन सा डाटा टाइप है? जिप कोड, जिप कोड जो लोकेशन अपना एड्रेस में लोग देते हैं, ठीक है, पोस्टल कोड या जिप कोड, तो ये किस डाटा टाइप में आता है? जी, एनिमल। ओके, सो अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, हमारे पास दो तरह के डाटा टाइप होते हैं ना, यानी न्यूमेरिकल डाटा भी होता है या फिर कैटेगोरिकल डाटा है, जो कि हमने भी देखा भी है टाइटैनिक में भी, कि न्यूमेरिकल वाले जैसे एज वगैरह के कॉलम्स थे, और कैटेगोरिकल डाटा था जैसे सर्वाइव्ड है यस नो का कॉलम था, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डाटा हो गया। और न्यूमेरिक में भी आगे दो टाइप्स थी, कि हमें पता है कि अगर वो वैल्यू ऐसे जा रही है 1 2 3, तो ये डिस्क्रीट है, और अगर 1.1 1.2 इस तरह से पॉइंट्स में डेसिमल्स में वैल्यूज हैं, तो वो हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू आ गई। जैसे इसमें इसने एग्जांपल दी हुई है कि पॉइंट पे वैल्यू आ सकती है। जैसे मैं टाइम की बात करूं, तो टाइम नोट करें तो मिनट्स में, सेकंड्स में, पॉइंट पॉइंट करके भी मैं उसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं कोई वेदर की बात करी हूँ, वो भी पॉइंट्स में आ सकती है वैल्यू। हाइट की बात करी हूँ, पॉइंट्स में आ सकती है वैल्यू, तो वो कंटिन्यूस डाटा हो जाता है। जबकि डिस्क्रीट, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं क्लास में, तो वो 7.5 6.5 इस तरह से तो नहीं वैल्यू आएगी, ठीक है। वो प्रॉपर वैल्यू आएगी कि 5 है, 7 है, 6 है, 8 है, ठीक। तो ये डिस्क्रीट हो गया, ठीक, जिसमें मैं काउंट बता रही हूँ, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में मैं मेयर करती हूँ, इसमें मैं काउंट बताती हूँ, ठीक। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल को हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैटेगरीज अगर हमारे पास हैं, ठीक है, कैटेगोरिकल डाटा है, तो वो अगर उसमें ऑर्डर है, ठीक, जैसे मैं ग्रेड का बता रही हूँ कि ग्रेड ABC है, या फिर मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, जैसे टाइटैनिक में P क्लास का कॉलम था 1 2 3, तो बता रहे थे कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। तो 1 2 3 अगर मैं P क्लास की कॉलम में देख रही थी, तो ये इन इस 1 2 3 के ये कैटेगरीज थी, ठीक है। और इसमें 1 2 3 जो है ये मुझे कोई ऑर्डर बता रही थी, ठीक है, कि जो फर्स्ट क्लास है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड क्लास। तो ये वाला जो डाटा इन दैट केस P क्लास में था, वो ऑर्डिनल डाटा है, ठीक। लेकिन अगर मैं जो सिर्फ मतलब कि काउंट बता रही हूँ कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, तो इन दैट केस अब वो 1 2 3 जो है ना काउंट में अगर मैं बता रही हूँ, तो वो ये नहीं मुझे बता रहा कि 1 2 3 अगर मैं नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स बता रही हूँ तो 3 वाले फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं 1 से, ठीक है। तो वो जो है ना वो फिर सिंपल हमारे पास जो डिस्क्रीट डाटा होगा, उसमें कैटेगरीज नहीं है, वो एक नंबर, तादाद, अमाउंट बता रहा है उसमें, इन दैट केस, ठीक। इसी तरह से अगर मैं कोई ऐसी कैटेगरीज ले रही हूँ जैसे मैरिड या अनमैरिड, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं पता चल रहा, इसमें कोई ये नहीं पता चल रहा कि कोई चीज़ ज़्यादा है कोई कम है, ठीक है। या कंट्री ऑफ रेजिडेंस में एक कैटेगरी ये प्रॉपर के डाटा का कॉलम है कंट्री का, और उसमें उसने कंट्री के नेम्स बताए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इम्बार्क्ड का कॉलम था टाइटैनिक में, और इम्बार्क्ड में उसने जस्ट ये बताया हुआ है कि साउथ हैम्पटन है, शेरबर्ग है, या फिर क्वींसलैंड है। अब उस वाले कॉलम के अंदर जस्ट वो इम्बार्क्ड में ये बता रहा है कि कितने कहाँ कहाँ से बोर्डिंग हुई है, तो वो कैटेगोरिकली है डाटा, ठीक है। और वो नॉमिनल कैटेगरी में आता है, जिसमें ऑर्डर नहीं है आपस में कोई। गोट इट? ये इस चीज का आइडिया है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये जिप कोड वाला फिर डिस्क्रीट में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा है ना। जी। तो यस, अच्छा, जो जिप कोड है ना, अगर पोस्टल कोड की मैं बात करूं, तो जिप कोड के केस में क्या हो रहा होता है कि ये भी एक कैटेगरी है, यानी उसमें अगर मुझे कोई नंबर भी बता रहा है ना, 3 4 2 0 1, फर्स्ट करें जो भी नंबर है, अब ये जो भी नंबर है ना, इसमें कोई मुझे ये नहीं है कि मैं इसको प्लॉट करूंगी तो ये न्यूमेरिकल डाटा में नहीं होगा, बेशक इसमें इंटीजर है। ये बेसिकली जैसे एक पूरे एरिया का एक ही कोड होता है, ठीक है। फर्स्ट करें एक एरिया है, तो इसमें अगर दो डिफरेंट एरियाज हैं, तो इस एरिया का 3 4 2 0 1 है, और इसका 3 4 2 0 2 है। तो उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उसी एरिया को, उसी का कोड को यूज कर रहे हैं ना, तो बेसिकली इससे भी एरिया कैटेगराइज हो रहा है,